देखिए पहले अगर मैं मेंढक की बात करूं ना, तो मेंढक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये वही मेंढक है जो अपने इंडिया में मिलता है, ठीक है। कौन है? राना टिगरीना। बात करेंगे। देखो मेंढक में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग बच्चा। सबसे पहला नॉर्मली देखने वाले हैं क्या, इसका परिचय। उसके बाद देखेंगे इसकी बाह्य आकार की, और तब इसका देखेंगे अंग तंत्र। बातें नहीं करिए अब, कॉकरोच अभी खत्म हुआ है और ये भी पता है कि आपके दिमाग से भी खत्म है, ठीक है। सुनो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय में कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारे लक्षण होंगे जो देखेंगे। उसके बाद इसकी बाह्य आकारिकी पढ़ेंगे। बाह्य आकारिकी का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। यदि हम किसी जीवों को बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो बाहर से बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। जैसे अगर सपोज मनुष्य की बात करो तो बाहर से सिर दिखता है, आंख दिखता है, हाथ पैर। तो यदि इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाह्य आकारिकी। इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं उसके कार्य के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल के तौर पे कई बार समझाया, जैसे पाचन तंत्र। पाचन में हमारा मुख भी काम करता है, मुख के अंदर जीभ काम करता है, लार काम करता है, लार ग्रंथियां काम करती है, दांत काम करता है, ये कहीं ना कहीं फूड पाइप काम करता है जिसको इसोफेगस कहते हैं। इसके नीचे पेट, आमाशय, बहुत सारी चीजें, ये सब मिल करके एक काम कर रही है पाचन का। तो इन सबको मिला के क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी कि इसके अंदर, इस मेंढक के अंदर बहुत सारे तंत्र पढ़ेंगे, जैसे इसका श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला हम बेसिक सी बातें करते हैं। देखिए ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में याद रखिएगा, लॉजिकल तो नहीं है, याद करने लायक है। जैसे सबसे पहला बात करते हैं क्या बच्चा, संघ। ये कौन से संघ का होता है, कॉर्डेटा। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, अच्छा, तो फिर कशेरुकी का मतलब क्या होता है, वही ना, उसका इंग्लिश है। देखिए क्या, पहले यहां पे एक और करिएगा, संघ, उपसंघ, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम क्या जानते हैं, जाति, वंश, गण, वर्ग, ठीक है। उसके बाद जाति, वंश, कुल, कुल कुल कुल, जाति, वंश, कुल। यहाँ पे एक चीज छोड़ा हुआ है, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अब क्या होता है कि संघ के अंदर उपसंघ आते हैं, ठीक है, और वैसे ही वर्ग के अंदर अधिवर्ग आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ज्यादा तो नहीं, बस खाली याद रखिएगा। कॉर्डेटा किसको कहते हैं या कशेरुकी किसको कहते हैं, उन प्राणियों को जिनके अंदर ये जो वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी मिलती है, ठीक है। तो इनमें क्या मिलता है, रीढ़ की हड्डी मिलता है, इसीलिए इनको कौन से संघ में रखा गया है, कॉर्डेटा में। और स्पेशली जो ये उपसंघ है, कौन से उपसंघ में आते हैं, कशेरुकी में आते हैं, ठीक है। इनका अधिवर्ग क्या है, चतुष्पाद, यानी कि ये टेट्रापोडा होते हैं। हाँ बिल्कुल, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का ये इंग्लिश नाम हो गया, ठीक है। चतुष्पाद कहते हैं, यानी कि चार पैरों वाले हैं। हम लोग भी कैसे हैं, चार पैरों वाले हैं। अब कहोगे चार पैर सर, ये दोनों हाथ नहीं है, ये पैर है। इनको अग्रपैर या अग्रपाद बोलते हैं। इन पैर वालों को क्या बोलते हैं, पश्चपाद कहते हैं। तो चार पैर वाले हम लोग भी हैं, चार पैर वाले ये लोग भी हैं। फिर ये कैसे है सर, वर्ग कौन से आते हैं, उभयचर, जिसको कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। अब एम्फीबियंस या उभयचर का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, ठीक है। अगला सर, ये एन्यूरा क्या है, इनका गण है। अब एन्यूरा और एक होता है न्यूरा, ठीक है। देखिए एक है एन्यूरा और एक होता है न्यूरा। दोनों में क्या अंतर होता है कि एन्यूरा एक ऐसा वर्ग है जिसमें कि जीव जो होते हैं इनमें पूंछ नहीं होता, ठीक है। और यदि कहीं पर आपको मिल जाए न्यूरा, ठीक है, किसमें, गण में, तो अगर वो गण रखा गया है किसी के लिए न्यूरा, इसका मतलब उसमें पूंछ होगा, ठीक है। जैसे छिपकली, छिपकली में पूंछ होता है ना, तो वो कौन से गण के अंतर्गत आएगी, एन्यूरा ने, न्यूरा, ठीक है। एन्यूरा क्या है, एक ऐसा गण जिसमें पूंछ ना हो, ठीक है। तो इनको एन्यूरा में रखा गया है। एन्यूरा में मिलने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें पूंछ नहीं होती है। उसके बाद ये कौन से वंश में आते हैं, राना। जाति क्या है इनकी, टिगरीना, इसलिए इनका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, राना टिगरीना,
ठीक है, जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पहला क्या होता है, वंश नाम, और दूसरा क्या होता है, जाति नाम। हो गया वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में या फिर इसके परिचय में क्या क्या चीजें आ रही हैं। राना टिगरीना, ठीक है, मेंढक जो है सबसे सामान्य जाति है। सामान्य जाति कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो जाति है हमारे इंडिया में, ठीक है, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया में। कि हमारे इंडिया में ऐसे मिलने को बहुत सारे मेंढक मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन है, राना टिगरीना है। ठीक है, और ये जो पिक्चर देखा है आपने ना फर्स्ट पेज पे जो था आपका, ये कौन है बच्चा, ये राना टिगरीना है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के मेंढक है, जिसमें से सबसे सामान्य जाति, जैसे क्या कहते हैं, जैसे रोड पे बाइक तो बहुत सारी मिल रही है, लेकिन सबसे कॉमन जो बाइक है वो स्प्लेंडर है। जहां भी आप देखोगे 20 को बाइक लगा है ना, उस 20 को में से ज्यादा कौन दिखेगा, स्प्लेंडर दिखेगा। तो क्या कहेंगे, सर ये सामान्य कॉमन बाइक है। समझ में आ गया। वैसे ही क्या है, मेंढक बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे जो कॉमन है, सबसे जो सामान्य रूप से कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, वो कौन है, हमारा राना टिगरीना। बात समझ में आ गया। चलो वही बात हमने क्या लिखा कि राना टिगरीना मेंढकों में सर्वाधिक सामान्य जाति है। ठीक, दूसरा टोड की सबसे सामान्य जाति, वो तो पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले ये टोड कौन है। देखिए ये है टोड, ये मेंढक नहीं है, ये मेंढक नहीं है, ये है टोड। अरे सुनो, ये मेंढक से अलग होते हैं, दिखते मेंढक के जैसे हैं, लेकिन ये मेंढक नहीं है। ठीक है, इनको एक अलग ही श्रेणी में रखा गया है, जिसको कहते हैं क्या हम लोग, टोड। हिंदी में भी कहते हैं टोड। ठीक है, अब एक टोड में और एक मेंढक में पता अंतर किस बात का होता है, मेंढक जहरीला नहीं होता है, टोड जहरीला होता है। मर जाओगे, जहरीले होते हैं। ठीक है, जहरीले, हाँ गोल्डन डार्ट है, बता रहे हैं अभी उसके बारे में। क्या बोला हमने कि मेंढक में कोई भी मेंढक जहरीला नहीं होता है। ठीक है, मेंढक में ही या फिर मेंढक के जैसे दिखने वाले कौन है, टोड, ये कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। कारण क्या होता है पता है, इनके त्वचा पर ना जहरीली ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये वाला, ये सभी की सभी क्या है, इसकी ग्रंथियां हैं जो जहरीली है, विषैली ग्रंथियां, इनमें जहर होगा, जिस कारण से ये कैसे हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। ये टोड है, मेंढक नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक देखो ये, इसको कहते हैं गोल्डन डार्ट, गोल्डन डार्ट, ये है मेंढक। और ये मेंढक की श्रेणी में आप ऐसा कह लो कि सर ये क्या है, अपवाद है। अभी अभी हमने क्या बोला कि कोई भी मेंढक जहरीला नहीं होता है सिवाय गोल्डन डार्ट के, ये जहरीला होता है। कारण सर इस पर भी क्या मिल रही होंगी, जहरीली ग्रंथियां मिल रही होंगी। बाकी इसके अलावा मेंढक में कोई भी ऐसा मेंढक नहीं है जो जहरीला होता है। डन, हाँ बिल्कुल, इसके त्वचा पर भी क्या होती है, जहरीली ग्रंथियां होती है। हाँ थोड़ी सी छोटी होती है। हाँ ये मुंह से काटता नहीं, आप इसको टच करोगे तो आपके हाथों में जहर चला जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जीव काटेगा तभी आप मरोगे। अब आपके त्वचा पर, आपके शरीर पर कहीं ना कहीं जहर आ गया, क्या वो जहर आसानी से जा सकता है हमारे अंदर? बिल्कुल जा सकता है, खाने पीने के दौरान, किसी भी दौरान जा सकता है वो। ठीक है, तो ये मेंढक की श्रेणी में आने वाला पहला और अंतिम, इसलिए क्या बोला इसको, अपवाद। देखिए क्या बोला कि टोड की सबसे सामान्य जाति, यानी कि टोड भी अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें जो सबसे इसका सामान्य जाति है वो है बूफो मेलेनोस्टिक्टस। ठीक है, बूफो मेलेनोस्टिक्टस। ठीक है, ये क्या है, जहरीला है। ऐसे नॉर्मली सभी के सभी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और इनमें जो चारों तरफ या जहां भी बहुत सारा टोड है, उस टोड में सबसे ज्यादा जो टोड मिलेगा वो कौन मिलेगा, बूफो मेलेनोस्टिक्टस मिलेगा। इसलिए क्या बोला कि सबसे सामान्य जाति। ठीक, अगला, टोड की त्वचा पर विषैली ग्रंथि पाई जाती है जो कि मेंढक में अनुपस्थित होता है। क्या बोला था ना कि भाई मेंढक में जहरीली ग्रंथियां नहीं होती, एक में है, कौन है वो, गोल्डन डार्ट। ठीक है, मेंढक के क्या हो गया के मेंढक के शारीर हो गया, सॉरी, मेंढक के। अच्छा एक बात बताओ, ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ाया, सेकेंड ईयर में आएगा ये चीज। देखो एक ऐसा जीव
चलो एक को कह देते हैं सर ए है, दूसरा कोई बी जीव है। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है कि वातावरण का तापमान मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके शरीर का तापमान भी कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वातावरण का तापमान हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद भी अभी ये रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा दिए? चलो, हाँ पढ़ा है ना। चलो चलो, तब तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक ऐसा जीव जो मौसम में जो बदलाव आ रहा है तापमान में, चाहे तापमान बढ़े या घटे, लेकिन वो अपने शरीर के तापमान को मेंटेन कर सकता है। जैसे कि हम लोग, क्या होता है कि सर बाहर 40 डिग्री, उसके बाद भी अपना तापमान कितना मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड के मौसम में नॉर्मली 12 डिग्री 15 डिग्री अपने यहाँ का तापमान हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? 37 के 37। यानी कि ये क्या कर पा रहा है? ये जीव अपना तापमान मेंटेन कर रहा है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नियत करके रखा हुआ है अपने तापमान को। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? समतापी कहते हैं। ठीक है, या रेगुलेटर कहते हैं, सॉरी रेगुलेटर नहीं, समतापी। अब दूसरा, सर एक ऐसा जीव जिसका शरीर का तापमान मान लीजिए कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर भी कितना मिल रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाहर का तापमान हो गया 40, इसका भी क्या हो जाएगा? 40। बाहर चला गया 10, ये भी चला जाएगा 10। इसका मतलब कि सर ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर बाहर 40 तो ये भी 40, यानी कि सिंपल सा कि बाहर गर्मी बढ़ेगी तो इसके तापमान का भी क्या हो जाएगा? इसका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। अगर बाहर तापमान घटेगा, इसके शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऐसे को कहते हैं अनियत तापी कहते हैं, असमतापी भी कह सकते हो। देखिए क्या है कि भाई मेंढक जो है अपने शरीर का तापमान नियत नहीं रख सकता है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसे जंतुओं को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का मतलब सर ये ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड। या फिर दूसरा नाम कहते हैं पोइकिलोथर्मस या पोइकिलोथर्मल बोलते हैं इनको। दूसरा वर्ड याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, पोइकिलोथर्मस या थर्मल। ठीक है, या तो यहां पे थर्मस या MAL। ठीक, क्या कि सर ये अपना तापमान नियत नहीं रख सकते हैं, बदलते वातावरण के साथ इनके शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक और चीज है कैमोफ्लेज, याद है आप लोग को? कैमोफ्लेज नहीं पढ़े? कोई बात नहीं। छद्मावरण, देखो छद्मावरण। ठीक है, इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, छद्मावरण। अब ये छद्मावरण या कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जिस परिवेश में है उस परिवेश में ढाल लेना। अब ये परिवेश शरीर पर लागू होता है, शरीर के बाहर लागू होता है। जैसे गिरगिट समझते हो? गिरगिट में हमने इतना तो जाना है सर, गिरगिट रंग बदलती है। अगर वो हरे पत्तियों के बीच में होगी अपना रंग हरा कर लेगी। ठीक है, अगर वो टहनी पर होगी तो अपने आप को भूरे रंग का कर लेगी। क्यों ऐसा करती है वो? आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये क्या करती है सर? वो अपना सुरक्षा करती है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। किससे? अपने शत्रु से। ठीक है, या तो कहें शिकारी से कि भाई उसका शिकार ना हो जाए, उसके लिए जो शत्रु होगा उसका क्या होगा? वो शिकारी कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? छद्मावरण कहते हैं। क्या समझ गए? हाँ नहीं, मेंढक भी बदलते हैं। हाँ, कैसे बदल पाते हैं? हाँ, कैसी प्रक्रिया है? एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, होता क्या है कि उनके त्वचा के अंदर, जैसे अभी हमारे त्वचा के अंदर क्या एक ही प्रकार का वर्णक पाया जाता है, मेलानिन। ठीक है, अब मेलानिन की वजह से हमारे त्वचा का रंग एकदम फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। अब उनके त्वचा में क्या होता है? जो लोग रंग बदलते हैं उनके त्वचा में अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कभी प्रिंट आउट करवाया अपना कलर प्रिंट आउट, अपना मतलब कोई डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो प्रिंट आउट करवाते समय अगर आपने ध्यान दिया हो या फोटो बनवाते समय ध्यान दिया हो तो प्रिंटर के पास एक टैंक होता है, उस टैंक में केवल 4 रंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोटो निकलता है जिस रंग का होता है वो रंग मिला करके बना दिया जाता है।
ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? कलर के मिक्सिंग से हुआ, ठीक है। तो उन्हीं के त्वचा पर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के वर्णक होते हैं। जब जिसकी आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे उस रंग को अवशोषित करते हैं और अपने अंदर वैसा बदलाव ला देते हैं। किसमें? उनमें मेंढक या गिरगिट में अलग अलग प्रकार के वर्णक होते हैं, लगभग 4 से 5 प्रकार के वर्णक होते हैं। उनके समायोजन से अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा दूर मत जाओ कि कैसे रंग बदल गया, बस खाली इतना याद रखो कि रंग बदल रहा है अपने आप को, अगर वो सुरक्षित रख रहा है किससे? शत्रुओं से, शिकारियों से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? छद्मावरण कहलाती है, कैमोफ्लेज कहलाती है। और कैमोफ्लेज जरूरी है, हर जीव तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जो कैमोफ्लेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैमोफ्लेज का इस्तेमाल शिकार करने के लिए भी किया जाता है। देखो, 2 चीजें, शिकार से बचने के लिए भी कैमोफ्लेज करते हैं, छद्मावरण करते हैं, और शिकार करने के लिए भी छद्मावरण करते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे कुछ शिकारी, जैसे कुछ चीता वगैरह हो गए, ठीक है, चीता हो गए, शेर हो गए, वो क्या करते हैं, जैसा उनका रंग है, क्या होता है, लगभग भूरे रंग के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सूखी हुई झाड़ियों में जाके छिप जाते हैं। जाके छिप गए तो क्या कर लिया सर? उन्होंने छद्मावरण कर लिया, अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से क्या कर लिया? मेंटेन कर लिया, छद्मावरण कर लिया। क्यों? वहां पे दाग लगाए हुए बैठे हैं कि जैसे ही उनका शिकार आएगा जाके उसको पकड़ लेंगे। तो छद्मावरण दोनों के लिए किया जाता है, शिकार से बचने के लिए भी, शिकार बनने से बचने के लिए भी, और शिकार पकड़ने के लिए भी या करने के लिए भी। क्या मनुष्य भी छद्मावरण करते हैं? करते हैं। हम तो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो सैनिक लोग हैं, हमारे इंडिया के जितने भी सैनिक हैं, वो छद्मावरण करते हैं। मूवी वगैरह में देखिएगा, उनका जो कपड़ा होता है चितकबरा टाइप का होता है, वो जानबूझ करके चितकबरा बनाया जाता है कि अगर किसी का उनको शिकार करना है, किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, तो अपने आप को झाड़ियों में छिपा करके रख सकते हैं। अपने सिर पर, अपने कैप पर पूरा घास वगैरह लपेट देते हैं ताकि वो वहां पे छिपे रहेंगे, और जैसे ही आएंगे पकड़ लेंगे, मार देंगे, ठीक है। तो छद्मावरण समझ में आ गया? हाँ, चलो देखो, अब पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इनके अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है, जिससे ये अपने शत्रुओं से छिप जाते हैं। इनकी इस क्षमता को कैमोफ्लेज या मिमिक्री करना कहते हैं। अब ये नया वर्ड कहां से? मिमिक्री मतलब नकल उतारना, ठीक है। तो बस केवल नाम यहां पर है, मिमिक्री का मतलब नकल उतारना। अगर ये मेंढक जो होंगे, अगर घास पर हैं, हरे रंग पे हैं, तो हरे रंग का नकल उतारेंगे, अपने आप को कैसा कर लेंगे? हरे रंग का कर लेंगे। पीले रंग पे हैं तो पीला रंग कर लेंगे। बस समझ में आ गया? चलो, इसीलिए क्या बोलते हैं? मिमिक्री करना या कैमोफ्लेज, या हिंदी में इसको कहते हैं छद्मावरण। लिखा तो था, नहीं था लिखे थे ना यहाँ। चलिए अब आगे सुनिए, अगला पॉइंट देखिए। पहले ये भी समझा देते हैं आपका ये पॉइंट, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, अभी तो कह दिया कि ये लोग अपने शरीर का तापमान नियत नहीं कर सकते। अगर बाहर तापमान बढ़ रहा है तो ये भी इनका तापमान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मर नहीं जाएगा? मर जाएगा। अगर बाहर ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ता जाएगा, यानी कि तापमान कम होता जाएगा, इनके शरीर का तापमान भी कम होता जाएगा। कैसे जिंदा रहेगा? तो नॉर्मली क्या होता है, आप इनको जब वर्षा होगी ना, उसी समय आप देख पाओगे। बरसात के दिन के बाद जब ठंड आ जाएगी तो नहीं दिखते हैं। जब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी, नहीं सुनिए, होता क्या, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी नहीं दिखाई देंगे, जब बहुत ज्यादा ठंड होगी नहीं दिखाई देंगे। बरसात में दिखाई देते हैं। सर गए कहां और आ कहां से गए? ठीक है, तो ये लोग जो काम करते हैं ना, उसको कहते हैं निष्क्रियता। सुनते जाओ, निष्क्रियता। अब निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? खुद को निष्क्रिय कर लेना, ठीक है। जैसे आपने ये वर्ड सुना है, क्या बोलते हैं उसको? कोमा। कोमा, ठीक है। कोमा का मतलब क्या होता है? सर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति के अंदर यदि कोई व्यक्ति चला गया तो उसके शरीर की सारी हरकतें बंद हो जाएंगी, है ना। उसके शरीर की सारी हरकतें बंद हो जाएंगी सिवाय उपापचय क्रियाओं के,
ठीक है। उपापचय क्रिया का मतलब क्या कि सर मेरे अंदर जो क्रिया चल रहा है, कि मेरे अंदर जो भोजन जा रहा है उस भोजन का पाचन करना, फिर उसके बाद उसका अवशोषण करना। अवशोषण हो गया, मेरे अंदर ग्लूकोज के रूप में सारा का सारा भोजन क्या हो गया, संचित हो गया। फिर उस ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के धीरे धीरे क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। ये पूरी प्रक्रिया को मिला के हम क्या बोलते हैं, उपापचय क्रिया बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल दवा पे जीते हैं। ठीक है, अब सुन, पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जितना सवाल रहेगा आराम से पूछिएगा। ये कोमा की स्थिति हो गई। ठीक है, अब होता क्या है कि कोमा पेशेंट हिल डुल नहीं सकता, उसकी बाहर की सारी हरकत बंद है, उसके अंदर सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन वो सारा काम भी एकदम स्लो हो गया। जैसे एक हम हैं, ठीक है, या आप हो गए, सुबह से शाम तक में 3 टाइम हमको भोजन चाहिए नॉर्मली। ठीक है, उस 3 टाइम के भोजन से जितना भी ग्लूकोज बनता है, उससे जितना एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है, उतना हमारे लिए इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, अब सोचो कि इस 12 घंटे के दरमियान आपने 3 बार खाना खाया। जब 12 घंटा शांत है रात में, उस टाइम कब बार खाना खाया? एक बार भी नहीं। कहाँ खाया? एक बार भी नहीं खाया। उस बीच में कितनी बार खाया? एक बार भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाए? क्योंकि सर हमारे शरीर की सारी हरकतें बंद है, तो सारी हरकतें अगर बंद है तो मुझे कम से कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और जो मेरे अंदर पड़ा हुआ है ऊर्जा, उतना काफी है 12 घंटा बिताने के लिए। तो वो एक प्रकार की क्या है, निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, अब आगे सुनो, क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ग्रीष्म का मौसम आ जाता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम आ जाता है, या तो बहुत ज्यादा बात नहीं, या तो बहुत ज्यादा ठंड का मौसम आ जाता है, तो होता क्या है कि सर ना तो ये गर्मी में रह पाएंगे और ना ही ये ठंड में रह पाएंगे, तो ये क्या दिखाते हैं, निष्क्रियता दिखाते हैं। अच्छा, मेंढक पता है एक चीज और, मेंढक देखो वैसे दिखता है, मेंढक त्रिकोणाकार होता है। बढ़िया से गौर, मोटा बोला अलग चीज है, कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है। पता है त्रिकोणाकार से क्या फायदा है? जब पानी में जाएगा ना ये, तो पानी में घर्षण कम लगेगा। ठीक है, जैसे पानी में अपना हाथ डालना, एक बाल्टी पानी या तालाब नदी में कभी भी जाओगे, हाथ को ऐसे करके घुमाना, लगेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है आपके हाथ पे। हाथ को ऐसे करके चलाइएगा, आसानी से चलेगा, क्योंकि पानी का कटाव यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये पानी में भी रहते हैं, तो पानी में जब ये तैरते हैं तो इनका मुख से पानी इधर कट जाएगा और इधर कट जाएगा, तो घर्षण क्या होगा, कम होगा। दूसरा, ये लोग मिट्टी खोद के मिट्टियों में चल जाता है। ठीक है, तो मिट्टी खोदने में भी इनका शरीर क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब होगा क्या, सुनो, जैसे ही सर गर्मी बढ़ेगी, ये लोग मिट्टी के अंदर जाकर के छिप जाते हैं। मिट्टी के अंदर जाएगा, जाकर के छिप जाएगा, या तो गर्मी में या तो ठंड में, दोनों स्थिति में क्या करते हैं ये लोग, मिट्टी के अंदर जाकर के छिप जाते हैं। अब अगर गर्मी 3 महीना है तो 3 महीना ये लोग मिट्टी में सूतल रहेगा, हाँ, बिना कुछ खाए पिए ही। ठीक है, और ठंडा 3 महीना का है तो 3 महीना ठंडों में चुपचाप जाकर सूतल रहेगा। अब सवाल ये कि सर पहले तो ये जान ले कि जब जाके छिपा है उसको कहते क्या है, तो याद रखिएगा, जब गर्मी के मौसम में जाके छिपेगा तो उसको कहेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, और जब ठंड के मौसम में जाके छिपेगा तो उसको कहते हैं शीत निष्क्रियता। शीत मतलब ही क्या होता है, ठंडा ही होता है, बस नाम अलग है, शीत निष्क्रियता। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया निष्क्रियता। अब सवाल आ जाता है कि सर 2-3 महीना जाके छिपा है, सोया है, खाएगा क्या खाएगा? ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अंदर वसा को संचित करते हैं। ठीक है, याद है, वसा से ऊर्जा बनता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे अंदर वसा है, बिल्कुल। हम लोग अगर खाना पीना ना खाएं तो 8-10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, भले छटपटाते रहेंगे वो अलग की बात है, 8-10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। उस 8-10 दिन तक हमको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? सर मेरे अंदर जो वसा है ना, उस वसा से क्या बनाया जा रहा है, ऊर्जा बनाया जा रहा है। तो ये लोग, जब मेंढक जब खा पी रहा होता है, जब बाहर घूम रहा होता है, उस समय ये लोग अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वसा को संचित करते हैं। जब ये लोग निष्क्रियता दर्शाते हैं, निष्क्रियता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता, एक निष्क्रियता शीत निष्क्रियता। दोनों स्थिति में जो इनको ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा कहां से मिलता है, इनके अंदर संचित वसा से मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में ग्रीष्म वाले को कहते हैं एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, हाँ एस्टिवेशन, और शीत वाले को या ठंड वाले को कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है,
और केवल मेंढक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे भालू, ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं। हम लोग की तरफ का भालू नहीं, पोलर बियर जो कहाँ मिलता है, बर्फ वाले इलाके में मिलता है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, एक मौसम ऐसा होता है ठंड का जिस समय पूरा का पूरा एकदम बर्फ से ढक जाता है सब कुछ, तालाब वगैरह सब ढक जाएगा, तालाब में बर्फ जम जाएगा, पूरा ढक जाएगा। और चारों तरफ जब बर्फ ही बर्फ है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तालाब नहीं है तो तालाब नहीं है तो मछलियां नहीं है, मछलियां नहीं है तो भालू खाएगा क्या। तो वो लोग बड़ी चालाक होता है, बहुत ज्यादा विवेकी होता है। जब तालाब में पानी भरा है, चारों तरफ बर्फ है, तालाब का पानी भी पूरा ठंडा होगा मानते हैं, लेकिन उसमें मछलियां होंगी। आप कहोगे सर इतना ठंडा में मछली कैसे है? वो लोग अनुकूलित कर लिया है अपने आप को वहां रहने के लिए। अब पता है हम लोग जो ना ठंडा में पूरा जैकेट कोट पैंट पहन के घूमते हैं, वो घड़ी एकदम कश्मीर में से किसी को ला के रख दो यहाँ पे, वो एकदम टी शर्टें पहन के घूमेगा, वो क्या होगा, वो टी शर्ट पहन के घूम लेगा। कारण इतना ठंडा हम लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, उन लोग के लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा। हाँ, लेकिन उन लोग को कब बुला दो, गर्मी में बुला दो, मर जाएगा सब। मर जाएगा मतलब कि बेचैन हो जाएगा, वो लोग को उतना गर्मी सहने का आदत नहीं है। इसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो भालू क्या करते हैं कि अपना गुफा बनाते हैं, बर्फ का गुफा बनाते हैं भालू, या बर्फ का गुफा बनाया उसमें जाकर के रहते हैं। तो भर जब जितना मौसम सही रहता है उस मौसम में अपने लिए मछली इकट्ठा कर करके रख लेते हैं। हाँ, इग्लू में, समझे, मछली इकट्ठा करके रख लिया, खाते भी जा रहा है, अपने अंदर वसा भी जमा करते जा रहा है, और मछलियों लगे अपना घर में रखते जा रहा है। और जब ठंडा का मौसम आएगा तो ठंडा का मौसम आने से पहले अब मछली रख लिया है, भर पेट दबा के खाएगा सोने से पहले। सोने से पहले मतलब निष्क्रियता जाने से पहले भर पेट खा लिया, खा करके चुपचाप सूझ जाएगा। अब 2-3 महीना सोएगा वो। हाँ, कुंभकर्ण नहीं है, आप भी वहां रहिएगा ना, आपको भी यही काम करना पड़ेगा। जो लोग एकदम पोलर इलाके में रहते हैं, क्या लगता है वो लोग, सुनो, क्या वो लोग पढ़ते नहीं होंगे? जो लोग एकदम बर्फीले इलाके में रहते हैं वहां पढ़ते नहीं होंगे लोग? वहां 6 महीना स्कूल चलता है, 6 महीना स्कूल नहीं चलता है। कारण क्या है, जैसे लद्दाख वगैरह में, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि सर पूरा एकदम बर्फ ही बर्फ हो जाता है, रोड सब ढका जाता है, 6 महीना लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। अब क्या होगा भाई, 6 महीना पूरा बर्फ है, 6 महीना लोग घर से बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो स्कूल सब कुछ बंद हो जाता है। 6 महीने के लिए अपना राशन पानी जुटा के आदमी रख लेता है, समझे। चल, वो सब बात की चीज है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं पॉइंट पर, हम लोग आते हैं। चलिए अब इसको पढ़ लीजिए जरा एक बार, कि मेंढक भीषण गर्मी में तथा काफी ज्यादा सर्दी में नहीं दिखते हैं। इस काल में ये अपने आप को भीषण गर्मी तथा सर्दी से बचाने के लिए गहरे बिलों के अंदर आश्रय ले लेते हैं। मतलब सर मिट्टी खोद करके उसी में घुस जाता है, ठीक है, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन, या तो शीत निद्रा या निष्क्रियता कहते हैं। निद्रा मतलब सो जा रहा है इसीलिए सोना, और निष्क्रियता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को शांत कर लेता है, ठीक है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। आगे, मेंढक का आकार क्या हो सकता है सर? इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर की हो सकती है, और चौड़ाई जो है 5 से 8 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। त्वचा श्लेष्मा से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। कभी मेंढक पकड़ के देखे? छी, काहे? गंदा दिखता है। ओ, चाहे छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कोई भी ले लो, उसके त्वचा जो होती है चिपचिपी सी होती है, चिकनी सी होती है, श्लेष्मा होता है उस पर, ठीक है। कभी पकड़ने का कोशिश करोगे बड़े वाले को या किसी को, तो फिसल करके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो त्वचा पे क्या होता है इसका? श्लेष्मा। ये श्लेष्मा इसकी जान बचाता है, ये श्लेष्मा इसकी जान बचाता है। अब कहोगे कैसे? जैसे अभी अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे बात किया था, क्या ये वाले पे, सर ये जो जाके सो जाते, ठीक है, चलो सो गया सर, खाना पीना नहीं खा रहा, ऊर्जा अपने अंदर वसा से बना ले रहा है, किसी ने ये नहीं पूछा कि सर सांस कैसे लेगा? जो कोमा में व्यक्ति है उसका नाक तो काम कर रहा है ना, वो तो सांस ले रहा है, ये कहाँ चला गया? मिट्टी के अंदर, और कैसे सांस लेगा? उस समय ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, समझ में आ गया? और त्वचा से सांस, हाँ, तो त्वचा कहाँ रहता है? मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बस समझ में आ गया? मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा है,
अब ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसको अवशोषित करना है ऑक्सीजन की मात्रा को। कैसे अवशोषित कर सकते हैं? तो इनके त्वचा पर क्या होता है? श्लेष्मा होता है, और उसी श्लेष्मा से धीरे धीरे करके अंदर ऑक्सीजन को खींचते रहते हैं। ठीक है, चलो आकार की बात हो गई। देखो ये भी बात हो गया कि श्लेष्मा होता है जिस कारण से ये चिकने होते हैं, फिसलनी होते हैं, और इसी श्लेष्मा के कारण ये क्या करते हैं? जब निष्क्रियता में होते हैं तब उस समय क्या कर पाते हैं? श्वास ले पाते हैं। ठीक है, चलो मेंढक का पृष्ठभाग देखो यहां, देखिए इसका ये क्या करेगा? इसका पृष्ठभाग कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इसका अधर भाग कहलाएगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठभाग कैसा होता है? गहरे हरे रंग का होता है, और इसका अधर भाग कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, और इसके पृष्ठभाग पर कुछ धारियां मिल सकती हैं, कुछ डॉट मिल सकते हैं। जैसे देखो ये चितकबरा टाइप का डॉट मिल रहा है ना, तो सर कुछ डॉट मिल सकता है, कुछ ऐसे धारियां मिल सकती हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे। मेंढक का रंग हो गया कि सर कैसा होता है? गहरा हरा होता है। कहां पे? पृष्ठभाग पे। अधर भाग में कैसा होता है? पीला होता है। मेंढक का शरीर देखो अभी बताए थे कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है। ठीक है, जिस कारण से त्रिकोणाकार होने की वजह से ये बिल में रहने, अब बिल में रहने मतलब सर खोदना होगा तब तो जाएंगे बिल में, तो खोदने के लिए त्रिकोणाकार है, इसलिए आसानी से ये खोद पाते हैं। कूदने के लिए, अब कूदेगा तो हवा का भी कटाव कम पड़े। ठीक है, तथा तैरने के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है। त्रिकोणाकार है इसलिए इनको फायदा मिल जाता है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता है, पता है कि नहीं? नहीं, पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता, एक छटाक एक बूंद नहीं पीता है। कैसे जीता होगा? कैसे जीता होगा? त्वचा से पानी को अवशोषित कर लेता है। थोड़ा बहुत जो इसको पानी चाहिए त्वचा से पानी को अवशोषित कर लेता है। अब पता है हम भर पेट खाएंगे लेकिन बिना पानी पिए पूरा साल 2 साल रह सकते हैं। हाँ जी बस सर, और ऐसा ऐसा खाना खाएंगे जगह में पानी है, बस समझे? जूस खा लिए, तरबूज खाएंगे, खीरा खाएंगे, ठीक है, इसमें पानी है ना? पानी है कि नहीं है? बस हो गया काम, बात समझ में आया? तो वैसे ही ये लोग जो खाना खाते हैं उसमें कुछ पानी की मात्रा होती है। जैसे फिटिंगा वगैरह खा लेते हैं तो क्या फिटिंगा में तरल है? फिटिंगे में क्या तरल होगा? उस तरल से उनका पानी का काम चल जाता है। और थोड़ा बहुत जो पानी चाहिए वो अपने त्वचा से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पानी पीता कभी भी नहीं है। मत करो, कहियो प्राणी में जन्म होगा हम लोग का, होगा तो हो सकता है कि कहीं भगवान ये जन्म वाला तनी सा बुद्धि छोड़ दिए ओकरा में, तब याद आएगा कि वो सब पढ़े थे हम लोग। अब समझ में आ रहा है कि त्वचा से कैसे पानी लेते हैं। ठीक है, मेंढक कभी पानी देखेंगे, मेंढक कभी पानी नहीं पीता है मगर अपनी त्वचा से अवशोषित कर सकता है। चलो ये 11 के 11 लक्षण याद रखिएगा इसके। ठीक है, आगे चले। यहां तक में कोई समस्या है तो बताइए। चलो अब आ जाइए इसके बाह्य आकारिकी पे। जितना जानना था मेंढक को जान चुके हैं। ठीक है, अब बाह्य आकारिकी की बात करते हैं हम लोग। बाह्य आकारिकी का मतलब सर बाहर से अगर हम देखें मेंढक को तो मेंढक का शरीर 2 भागों में बटा होता है। सबसे पहला सिर और दूसरा उसका धड़ माने हैजा से नीचे के हिस्सा धड़ कहलाता है। मंकी एंड ट्रंक होगा अब मंकी और ट्रंक, अब वहां पे ट्रंक का क्या इस्तेमाल किया गया है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रंक का मतलब हाँ, तो ट्रंक माने सूंड भी होता है। ट्रंक मतलब सूंड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रंक का मतलब क्या है? धड़। अब देखिए धड़ का मतलब क्या होता है और सिर का मतलब सर सिर का सिर हो गया। ठीक है, और सिर के बाद का जो हिस्सा बचता है धड़ कहलाता है, शरीर का हिस्सा। अब कहोगे तो सर ये क्या है? गर्दन। इसमें गर्दन नहीं होता है। कहीं इसमें गर्दन दिख रहा है? देखो तो इसमें कहीं गर्दन दिख रहा है? देखो तो कहीं गर्दन नहीं है। ठीक है सर, ये इसका सिर हो जाएगा और सिर के बाद ये पूरा का पूरा इसका बॉडी हो गया। तो ये कहलाएगा धड़ और ये कहलाएगा सिर। इसमें गर्दन नहीं होता है। क्या हो गया? हाँ, तो धड़ अलग हो जाएगा मतलब ये पूरा शरीर अलग हो जाएगा, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो
ग्रीवा तथा पूंछ अनुपस्थित, यानी कि ग्रीवा मतलब गर्दन, सर गर्दन नहीं होता है। और तो एक बात हमको पहले से पता है कि ये किस में आता है, एन्यूरा गण में आता है, जिस वजह से उनमें पूंछ नहीं होता है। न्यूरा, न्यूरा, हाँ आदि मानव, न्यूरा में पूंछ होता है। एन्यूरा बोल के अपनी बातों को मत इधर उधर लपेटिए। चलिए, अब आदि मानव जो थे वो कहीं ना कहीं अलग श्रेणी में थे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनका वर्गीकरण किया गया, तो बाद में उनको होमो सेपियंस में रख दिया क्योंकि उनमें पूंछ। अच्छा एक बात बता रहे हैं आपको, आदि मानव में पूंछ कभी था ही नहीं। ठीक है, आदि मानव का मतलब क्या होता है? सर मानव का सबसे आदि रूप, आदि मतलब बहुत पुराना। ठीक है, अब पुराना में पता है होमो सेपियंस में कहियो पूछ नहीं था बुड़बक। होमो सेपियंस पता है मनुष्य की सबसे आधुनिक प्रजाति है होमो सेपियंस, यानी कि मॉडर्न हम लोग हैं होमो सेपियंस। हम लोग से पहले लोग ऐसे चलते थे, ऐसे, समझ गया? चिंपैंजी नहीं है वो, चिंपैंजी आज भी वैसे चलते हैं, लेकिन मनुष्य का जो प्रजाति था जो ऐसे झुक करके चलता था वो हैबिलस था। पता है मनुष्य का भी बहुत सारा प्रजाति है। सबसे पहले रामापिथिकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, ठीक है, ड्रायोपिथिकस, ये बहुत सारा है। आएगा सब कुछ पढ़ने के लिए, चैप्टर आएगा जब आपका इवोल्यूशन, कई बार ये जिक्र हुआ इस चैप्टर का, इवोल्यूशन आएगा, सेकंड ईयर में पढ़ना है। हाँ वो वैसे जगहों पर मिले थे, इसलिए एक केनिया में मिला था इसलिए केनियापिथिकस, एक ऑस्ट्रेलिया में मिला इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एक वो इंडिया में मिला इसलिए उसका रामापिथिकस। ठीक है, एक था ड्रायोपिथिकस, एक था रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस पेड़ पे रह गया, रामापिथिकस नीचे उतर गया, समझे? तो नीचे उतर गया तो धीरे धीरे सीधा चलने लगा। आज भी ड्रायोपिथिकस पेड़ पे रहते हैं, तो पेड़ पे रहते हैं तो पेड़ पे है, बंदर के जैसे। क्या है, परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या बात करता है, कहाँ दिखाई दे रहा है? दादाजी हैं आपके? हैं कितने? अभी नहीं है। कितने उम्र पे डेथ हुआ उनका? 65 पे चले गए? कोई बात नहीं, आपके दादाजी में पहले इवोल्यूशन आ गया। हमारे दादाजी 100 साल के बाद मरे। ठीक है, हम लोग क्या लगता है हाफ सेंचुरी मार ले बाबू, ये बहुत है, बहुत है। तू लोग 40 पे टपकने वाली हो, सब क्या टेंशन ले रही हो? अच्छा, इवोल्यूशन है ये इवोल्यूशन है। ठीक है, उसी पे आ रहे हैं। बाल का एग्जांपल ले लो, ये बाल धीरे धीरे झड़ रहा है, परिवर्तन ही तो चल रहा है, इवोल्यूशन ही तो चल रहा है ना। 100-200 साल के बाद इवोल्यूशन में जाके आगे पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक बात आती है, एक मिनट, एक बात आती है कि लगभग 100-2 साल जाते जाते जितना हम लोग यहाँ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ना, जितना हम लोग जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं ना, मात्र 100-2 साल, ज्यादा नहीं, 100-200 साल, उसको कहते हैं विलोपन। 100-200 साल में 50% जाति पृथ्वी से गायब हो जाएगी, मनुष्य बचेगा। रीजन है कि मनुष्य क्या है, सबसे ज्यादा विवेकी है। मनुष्य अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या लगता है जो रोडवा पे घूम घूम के रहता है वो लोग बचेगा नहीं, जिसके पास धन लक्ष्मी है वो बचेगा। जिसके पास रुपया पैसा है वो अपने आप को बचा लेगा। 50 साल बाद, 60 साल बाद, हम लोग आज पंखा में चल रहे हैं ना, ठीक है, जिनके घर में पैसा है एसी लगा हुआ है मानते हैं, लेकिन 50 साल बाद बाबू अगर आपको जिंदा रहना है तो एसी लगाना पड़ेगा। समझ गए? जिंदा रहना है तो एसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तापमान हमारा बढ़ चुका होगा 50 साल के बाद। ठीक है, चलो वो सब बात की चीजें हैं, चलो छोड़ दें, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, शरीर, इनका शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, सिर और धड़। शुरू करते हैं सिर को पढ़ना। तो सिर में देखिए सर, इसका सिर कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। ठीक है, या तो कहते हैं शंकु नुमा होता है, और शंकु नुमा होने की वजह से इसको एक नाम देते हैं, स्नाउट बोलते हैं या प्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो मेंढक में स्नाउट क्यों कहा जाता है इसके मुख को या इसके सिर के भाग को? क्योंकि ये शंकुआकार होता है या त्रिभुजाकार होता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? प्रोथ या तो स्नाउट कहते हैं। ठीक है, इसके सिर में निम्न संरचनाएं मिलती है। क्या क्या मिलती है? देखो सर, मुख कितना है? 1। नासिका रंध्र मतलब नाक के लिए छिद्र कितने? 1 जोड़ी। आंखें कितनी है? 1 जोड़ी। ठीक है, टिम्पैनिक कला क्या है? बात करेंगे आएगा। टिम्पैनिक कला का मतलब क्या होता है? ये भी कितना है? 1 जोड़ी। वाक्य कोश क्या है? 1 जोड़ी। ब्रो स्पॉट क्या है? 1 मिलता है इसके मध्य पृष्ठ भाग में। ये 3 चीजें आपको बताएंगे।
ठीक है, बाकी तो आप जानते हो ना, मुख जानते हो, नासिका रंध्र जानते हो, आंख जानते हो, ये 3 चीजें आप दिखाएंगे क्या, पूरा प्रैक्टिकली समझाएंगे, क्या टेंशन में। ठीक है, चलो मेंढक लेकर आएंगे लास्ट में, कहेंगे उस समय लाइएगा लास्ट में। हाँ, तब तक अपना सेटअप अरेंज कर लेंगे हम। अरे बाबा, तब तक सेटअप अरेंज कर लेंगे, डिजिटल माइक्रोस्कोप को यहाँ लगा लेंगे ताकि हम यहाँ पे अगर कुछ करें भी तो वो चीज आपको यहाँ टीवी पर दिखाई दे। ठीक है, वो सब कुछ ये टॉपिक खत्म होने के बाद, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉकरोच का भी देख लेंगे और उसके बाद मेंढक को भी। चीड़ फाड़ तो नहीं करेंगे। अरे हाँ बिल्कुल, अरे सर्जिकल किट आता है, मेरे पास भी है, मेरे पास रखा रखा जंग लग गया होगा, मेरे पास रखा रखा जंग लग गया। एक जमाना हो गया जब हमने सर्जिकल डिपार्टमेंट में थे, उस समय थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में थे, वही करने को मिलता है। चलो ये सब चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंख का। अच्छा देखो क्या क्या चीज है, ये तो लोग बड़ी बतिया रहा है, टॉपिक बहुत पीछे चल जाएगा। देखो सर मुख है, मुख में कुछ जानने लायक नहीं है विशेष, जब आंतरिकी संरचना आएगा वहां पे देखेंगे। उसके बाद नासिका रंध्र, सर नाक का छिद्र है। पहले बात करते हैं किसका, आंख का। देखिए सर प्रत्येक आंख में 3 पलक होती है, ये चीज बताए भी है पहले। देखिए नॉर्मली हमारे पास सर एक पलक ऊपर, एक पलक नीचे। अच्छा ये बताओ, ये बताना जरा खुद से, ये आपकी आंख में कितने पलक हैं? 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जबड़ा कितना है? ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये दोनों जबड़ा में नीचे वाला जबड़ा घूमता है, गतिशील होता है कि ऊपर वाला? या नीचे वाला ऊपर नीचे कर सकता है, दाएं बाएं कर सकता है, ऊपर वाला फिक्स है। ठीक है, वैसे ही आंख की दोनों पलकों में से कौन सा पलक गतिशील होता है? दोनों होता है, दोनों होता है। शीशे के सामने जाइएगा, फील करिएगा कि ये नीचे वाला भी ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो हम लोगों में दोनों के, हम लोगों में क्या होता है, दोनों की दोनों पलकें गतिशील होती हैं। अब यहां पे बात करते हैं, देखो कि मेंढक में जो हम पलक की बात कर रहे हैं, मेंढक में जो पलक होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले ऊपरी पलक, उसके बाद निचला पलक, और एक होता है निमेषक पटल या निमेषक कला बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अरे सुनो क्या हो गया। मेंढक में 3 प्रकार की पलकें हैं, ठीक है। इनका ऊपरी पलक जो होता है गतिशील नहीं होता है, यानी कि ये गति नहीं करता है, ये फिक्स रहता है, एक जगह पे रहता है। ठीक है, निचला पलक इनका क्या करता है? गति करता है। ठीक है सर, ये ऊपरी पलक हो गया, ये निचला पलक हो गया। और एक पलक जो होता है वो पलक इनके पूरे के पूरे आंख पर होता है, ये पूरा ऐसे, ये पूरे आंख पर होगा ये, यानी कि इनमें 3 पलकें होती है, एक ऊपर का हो गया, एक निचला हो गया, और एक को कहते हैं निमेषक कला या निमेषक पटल, ये है वो अंदर वाला। सर ये कहानी में जाता तो सुनते जाओ, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। निमेषक पटल हमारे अंदर एक समय था कि था, आज नहीं है। वही यानी कि हमारे अंदर भी 3 पलक था, ऊपर वाला, नीचे वाला, इन दोनों के अंदर जो ये सफेद वाला काला वाला भाग है ना, उस पर था, समझे, उस पर था निमेषक पटल हमारे अंदर। आज उसका काम नहीं है, इसीलिए वही सिकुड़ के यहाँ पर आ गया है। ये जो यहाँ पर है ना सिकुड़ा हुआ, ये निमेषक पटल है। आज हमारे अंदर, ए बुआ तुम्हारा में ना है कौना गोला से आया, एक 2 आज तक देखबे नहीं किया है? अरे कौनो आंख ऐसे देखते हो तो आंख में ऐसे बनाते हैं ना, तो ये वाला जो यहाँ पर पिंक रंग का जो थोड़ा सा संरचना दिखाई देता है वो क्या है? निमेषक पटल है। ठीक है,
तो निमेषक पटल आज हमारे अंदर नहीं है, पहले था। ये पहले निमेषक पटल जो है यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ नहीं था, पूरा ऐसे फैला हुआ था आंख में। अभी आज के डेट में क्या हो गया, यहाँ पर आकर के सिकुड़ गया है। अब इसका काम हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या काम था कि हमसे जो हमारे पूर्वज थे वो लोग गोताखोर थे। गोताखोर यानी कि वो शिकार करते थे पानियों के अंदर जा करके, पानी के अंदर आधा घंटा रहते थे, 20 मिनट रहते थे, पानी में तैरते थे, ठीक है। तो उनकी आंखों पर पानी का प्रभाव ना पड़े। आज अगर आप पानी में जाओगे नहाने के लिए, अंदर आंख नहीं खोल सकते। अगर 2-4 बार कोशिश की खोलने का तो क्या हो जाएगा, आप जब बाहर निकलोगे तो लगेगा कि नशा वशा करके गए थे, मतलब आंख पूरा लाल, ठीक है। यानी कि हमारी आंखों को 2 चीज से नुकसान है, सबसे पहले हवा से और दूसरा पानी से। हवा में धूलकण भी है, तो धूलकण हवा और पानी है तो पानी, इन चीजों से नुकसान है। लेकिन हम ना तो हवा में उड़ते हैं और ना ही पानी में रहते हैं, हमने उन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया। और आप अपने शरीर में जिस अंगों का इस्तेमाल बंद कर दोगे वो अंग धीरे 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 गायब हो जाएगा। जैसे पूंछ नहीं है हमारे अंदर, कोई काम नहीं करते हैं। आज नाखून से भी कोई काम नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे ये नाखून भी क्या होंगे, हमारे गायब होंगे। बाल का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, ये बाल भी गायब होंगे। कान का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये कान भी गायब होगा। इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सब गायब होगा। अभी समय है, धीरे धीरे क्या होगा, गायब होगा, अभी समय है। तो वो चीज क्या हो गया, हमारे अंदर से गायब हो गया। लेकिन आज भी जो जीव पानी में रहते हैं, जो जीव आसमान में उड़ते हैं, उनके अंदर आज भी ये तीसरा वाला निमेषक कला है और काम भी करता है। जैसे पक्षियां सर हवा में उड़ रही हैं, हवा का प्रेशर आएगा आंख पे, तो ऊपरी पलक को खोल दिया, निचला पलक को खोल दिया, लेकिन बीच में जो निमेषक कला है ना, उसको बंद रखा है। बंद इसलिए रखा है कि हवा का प्रभाव आंखों पे नहीं पड़ेगा। कितने लोग स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं, जो आसमान में से कूद जाते हैं पैराशूट लेकर के, वो लोग आंखों पे चश्मा लगाते हैं, पूरा आंख एकदम पैक रहता है। नहीं पैक रहेगा ना तो तुरंत हमारा आंख उतना प्रेशर हवा का झेल नहीं पाएगा, आंख हमारा सूख जाएगा, अंधे हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ गॉगल्स लगा करके उसके बाद कूदते हैं, ठीक है। तो ये निमेषक पटल आज भी उन जीवों में पाया जाता है जो जीव या तो पानी में रहते हैं या तो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो मेंढक के अंदर सर ऊपरी पलक है, निचला पलक है और निमेषक कला भी है। चलो इसका आंख खत्म कर लेते हैं हम लोग। सर प्रत्येक आंख में 3 पलक होती है। ऊपरी पलक गतिहीन होती है, ये गति नहीं करती है। उसके बाद निचला पलक और निमेषक पटल कहीं पे लिखा, ये रहा निमेषक पटल, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके गतिशील है। आवश्यकता पड़ने पे निमेषक पटल आ जाएगा, आवश्यकता नहीं है तो निमेषक पटल हट जाएगा, समझे। जब आवश्यकता रहेगा, हाँ अपने आप, जैसे क्या है कि सर हम आवश्यकता है बंद कर लिए, आवश्यकता है खोल लिए, वैसे ही ये भी करते हैं, ठीक है। जब मेंढक कीचड़ में जाएगा ना या पानी में जाएगा तो ऊपर वाला पलक खुला है, ऊपर वाला तो ऐसा हिले डुलेगा नहीं, नीचे वाला क्या कर लेगा, खोल लेगा, मतलब उसकी आंखें खुल गई। अब उसको जाना कहाँ पे है, कीचड़ में जाना है या पानी में जाना है, तो अंदर वाले को क्या कर लेगा, बंद कर देगा। निमेषक पटल बंद कर दिया, अब वो कीचड़ में जाए चाहे पानी में जाए, उसकी आंखों पे कोई असर नहीं आएगा। जैसे ही वो जमीन पे आएगा, अंदर वाला पलक भी खोलेगा और निचला पलक भी खोल लेगा, ठीक है। चलो निचला पलक क्या होता है, गतिशील होता है। तीसरी पलक क्या होती है, पारदर्शी होती है। अब ये भी ध्यान कि सर ये पलक तो हम लोग बंद करते हैं तो अपारदर्शी, ये कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर वाला जो निमेषक पटल था पतली सी झिल्ली थी, अब वो झिल्ली जब आती है तो हमें दिखाई देता है। जैसे आप हेलमेट का शीशा बंद करते हो, एक तरीके से वो हमारा निमेषक पटल के जैसा ही तो काम करता है। सर हेलमेट लगा के एकदम रफ्तार में गाड़ी चल रहे हैं तो उनको हवा का प्रभाव नहीं होता है। तो तीसरी पलक पारदर्शी होती है तथा मुक्त रूप से गतिशील कला है, यानी कि मुक्त है, आवश्यकता पड़ने पे आएगी, आवश्यकता ना पड़ने पे हट जाएगी, ठीक है। जिसे निमेषक पटल या निमेषक कला कहते हैं, जो कि कीचड़ एवं धूल से बचाती है। किसको, मेंढक को। हाँ भाई, मेंढक की आंखों को। चलो अब ये खत्म हो गया आपका आंख। अब आंख के बाद जो अगला टॉपिक था, देखो जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना क्या क्या चीज देखने वाले हैं। देखो सर आंख हो गया, ठीक है। टिम्पैनिक कला क्या है वो बात करेंगे, वाक्य कोश क्या है, ब्रो स्पॉट क्या है, ये तीनों की तीनों अभी चीजें रह गई हैं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।